हम लोगों ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाटसन क्रिक का जो मॉडल था वहां तक पढ़ लिया था। अच्छा, वाटसन क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था, ये बात मैंने बताई थी मॉडल के अंदर या नहीं? बता दी थी मुझे जहाँ तक याद आएगा। ठीक। तो अब हमारे पास जो आगे टॉपिक है वो क्या है? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल। अगर हम चारगाफ रूल की बात करें बच्चे, तो आपको वैसे पता है कि डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन यही आपको देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ, जितना अमाउंट मिलेगा एडेनिन का उतना ही अमाउंट किसका होगा? थाइमिन का। और जितना अमाउंट मिलेगा ग्वानिन का उतना ही अमाउंट किसका होगा? साइटोसिन का। अगर मैं इसको दो इक्वेशन मान लूं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वैसे तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी प्लस अमाउंट ऑफ सी। और अगर इसको मैं इधर शिफ्ट करूं, तो अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ जी अपॉन में अमाउंट ऑफ टी प्लस अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको हम चारगाफ रेशियो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चारगाफ रेशियो के नाम से। लेकिन सुनना, इसी से मिलता जुलता एक और चीज बता दूं आपको। चारगाफ रूल जो है ओनली वैलिड फॉर डीएनए, ओनली वैलिड फॉर डीएनए, नॉट आरएनए। यानी चारगाफ रूल कहाँ नहीं लगता? आरएनए पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? डीएनए पे लगता है। अब एक छोटी सी बात और आपको पता होना चाहिए, दैट इज बेस रेशियो। क्या चीज? बेस रेशियो। अब ये सर बेस रेशियो क्या होता है इसको समझते हैं। तो अगर मैं बेस रेशियो की बात करूं, तो बेस रेशियो होता है अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ टी अपॉन में अमाउंट ऑफ जी प्लस अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या? के। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस रेशियो बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भाई? बेस। अब मेरी बात सुनना, यहाँ जो के है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज। कितनी पॉसिबल वैल्यूज? दो। आइदर हो सकता है कि के जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। के ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब ए प्लस टी ग्रेटर देन हो किससे? जी प्लस सी से। यानी अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ टी शुड बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ जी प्लस अमाउंट ऑफ। अगर ऐसा हो जाता है तो के ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और इस केस में याद रखना, देखना ध्यान से, ए और टी ज्यादा है, जी और सी कम है। जी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। वेर एज ए और टी में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है भैया? डबल वाला। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दिस, यानी दूसरा केस जो लेंगे उससे क्या होगा? कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू उसके क्या होगा? कम होगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? यूकैरियोट्स। मतलब जनरली ऐसा केस कहाँ मिलेगा आपको? यूकैरियोट। ठीक। फिर आ जाते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ बात करें तो दूसरा केस क्या आता है सर? के इज लेस देन 1। लेस देन 1 होने के लिए क्या होना चाहिए?
अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ टी वो कम होना चाहिए अमाउंट ऑफ जी और अमाउंट ऑफ सी से। और अगर जी और सी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा भाई, उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, हाई हो जाएगा। अब हाई किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू दिस। और ऐसे डीएनए कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। कहाँ मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक, तो इतनी बात नोट डाउन करो पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चारगाफ रेशियो है और ये बेस रेशियो है, दोनों अलग अलग बातें होती है। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए डीएनए टोटल 500 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। एक डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 500 न्यूक्लियोटाइड। फुल स्टॉप। आउट ऑफ 500 30% आर एडेनिन, देन फाइंड अमाउंट ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। सॉल्व करूं मैं इसको, देखा यहाँ पे मुझे बता रखा है कि टोटल 500 न्यूक्लियोटाइड है और 500 का 30% क्या है, एडेनिन है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि अमाउंट ऑफ एडेनिन कितना होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट ऑफ एडेनिन। ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि भैया 30% ऑफ 500, सॉल्व करोगे तो 30 अपॉन में 100 और इंटू में एक जीरो से एक जीरो के जीरो से एक, तो 5 3 का कितना हो गया, 50। तो आई थिंक 150 आ जाएगा आंसर। सही बात है। तो जब मुझे ये पता लग गया कि 150 न्यूक्लियोटाइड किसके हैं, एडेनिन के हैं, तो फ्रॉम चारगाफ रूल, कहां से, फ्रॉम चारगाफ रूल। चारगाफ रूल से मुझे पता है कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, तो ये भी कितना होगा, 150 होगा। सही बात है। अब बताओ मुझे जल्दी से, जब मुझे ये मिल गया एडेनिन और थाइमिन, तो अगर मैं बात करूं साइटोसिन और ग्वानिन की, तो ग्वानिन और साइटोसिन क्या होंगे, दोनों इक्वल नंबर में होंगे। तो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, टोटल 500 थे और 500 में से 2 इंटू में 150 कौन हो गया, ये दोनों मिला के हो गए, और ये हाफ हाफ होंगे टोटल का, तो मैं 2 से डिवाइड भी कर दूं, चलेगा। तो कितना हो गया भाई, यहाँ बचा 200 एंड डिवाइडेड बाई 2, और कट किया तो कितना आया, 100। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, और ये किसके बराबर है,
100 के बराबर। आप इसको मन करे तो आप अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे परसेंटेज दे रखा था 30% एडेनिन का, तो आप ग्वानिन साइटोसिन सबका परसेंटेज निकाल लो, और आपको सबका परसेंटेज अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 500 से, तो आपको सबका सेपरेटली क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो वो भी एक तरीका है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, बट ओवरऑल इस तरीके से। हाँ, अब जैसा भी पढ़े आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं उस तरीके उस मेथड में, तो मैं क्या करता हूँ, एडेनिन का मुझे दे रखा था, तो मैं सीधा लिखता एडेनिन इज इक्वल टू कितना, थाइमिन इज इक्वल टू कितना 30%, उसका ग्वानिन इज इक्वल टू कितना, साइटोसिन। अब 30 30 60 हो गया, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, यानी 20%। ऐसे ही बोल सकते हो टोटल मिला के 50 होना चाहिए, ताकि 100 हो जाएगा डबल करके। जब मुझे परसेंटेज मिल गया तो अब एक एक करके मैं निकाल दिया। एक तो सॉल्व यहाँ किया हुआ है, जिसका एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन कितना आया है 150 पे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ सॉल्व किया, देखो परसेंटेज वाला केस, ठीक है। और अगर यही मैं ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन वाला सॉल्व करता तो कितना लिखता, 20/100 इंटू में 500, तो दो जीरो कैंसिल, यानी कितना आ जाता, 100। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। ये दूसरा ऑप्शन, ठीक। इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक बार ट्राई करो इसको, देखो आप लोगों से होता है या नहीं होता। क्वेश्चन तो लिखोगे ही ना, बिना क्वेश्चन लिखे आंसर कैसे, और बाद में पता भी नहीं चलेगा कि आंसर किसका दिया है। देखो किया आप लोगों ने, देखो सिंपल सी बात, क्या दे रखा है मुझे, 520 आर एडेनिन, यानी जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, तो कितना हो जाएगा ये 520 चार का रूल के हिसाब से। तो अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट ढूंढने जाएंगे तो कितना आएगा भैया, 2000 जो था उसमें से पहले माइनस कर दो कितना, 2 टाइम्स ऑफ 520, और उसका डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1040 हो जाएगा, तो 2000 - 1040 अपॉन में 2, बताओ कितना बचेगा यहाँ सब्ट्रैक्ट करके। अगर आप 2000 में सब्ट्रैक्ट करते हो 1000 बचता, 40 और सब्ट्रैक्ट करोगे 960 बच जाएगा। तो 960 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 480, कितना आ जाएगा, 480। अब सुना ध्यान से, मुझसे पूछा क्या है, हाउ मेनी प्यूरिन बेसिस आर देयर। प्यूरिन कौन होता है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। तो टोटल प्यूरिन बेसिस इज इक्वल टू क्या होगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन। और एडेनिन कितना है 520, और ग्वानिन कितना है 480, तो टोटल मिला के कितना आ गया 1000। क्लियर बात। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब जो भी पूछा है ओवरऑल घुमा फिरा के चार का रोल ही लगता है, ठीक। तो आई होप आप तो समझ गए होंगे कि क्या करना होता है। इसका एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी पढ़ते हैं, और वो क्या है, डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए। डी नेचुरेशन, और एक वर्ड आता है रीनेचुरेशन, क्या मतलब होता है। हाई टेम्परेचर पर जब भी हम डीएनए को हीट करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी नेचुरेशन बोलते हैं। तो डी नेचुरेशन इज एट हाई टेम्परेचर सेपरेशन ऑफ both the strand
of DNA by breaking हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के दो स्ट्रैंड डीएनए के जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं ना, दैट इज डीनेचुरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ऑब्वियसली इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। ठीक, तो हमने क्या किया कि इसको क्या किया, हीट, इसको क्या किया, हीट किया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो हुआ क्या, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। अब अलग हुए तो इसको कैसे, एक बार यहाँ बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक, लेकिन वही सुनना चाहते हैं, एक और वर्ड यही साथ में मिलता है मुझे, इसका नाम है रीनेचुरेशन। क्या नाम है, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, एनिलिंग से। किस नाम से जानते हैं, एनिलिंग से। तो मतलब अगर कोई पूछे इसका दूसरा नाम तो क्या है, एक एनिलिंग। इसमें क्या होता है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गेट रिकंस्ट्रक्टेड या रिक्वाइल्ड, रिज्वाइन बोल दो, रिज्वाइन, रिज्वाइन टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड डीएनए by forming hydrogen bond, by forming हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हुआ है इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ बस एरो की डायरेक्शन बदल देंगे और प्रोसेस का नाम चेंज कर देंगे, ये उल्टा हुआ। और यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड दैट इज डीनेचुरेशन, नहीं रीनेचुरेशन। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो एक छोटी सी टेबल बनानी है, काम आएगी। इधर है ऑर्गेनिज्म, इधर है न्यूक्लियोटाइड या स्लैश करके बेस पेयर। अब बेस पेयर मतलब एक पेयर में न्यूक्लियोटाइड हो तो क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं, या बोलो दो न्यूक्लियोटाइड को मिला के बेस पेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले एक याद रखना है, 174 नाम से ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके अलावा एक आपके पास होता है लेम्डा फेज। क्या होता है, लेम्डा फेज, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस ही है, इसके पास 48502 बेस पेयर होते हैं। एक आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसके पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। उसके बाद आते हैं ह्यूमन। ह्यूमंस में इंपॉर्टेंट बात है, हम किसकी ले रहे हैं, हैप्लॉइड केस। कौन सा केस, अगर हम हैप्लॉइड केस लें तो कितना आता है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक,
वहीं अगर आप डिप्लॉइड, वैसे तो डिप्लॉइड का एनसीईआरटी में यहाँ लिखा नहीं है, बट यूज करते रहते हैं हम, तो लिख ही लेते हैं। डिप्लॉइड में क्या करेंगे, बस डबल कर देंगे। तो ह्यूमन, और अगर वो कैसा है, डिप्लॉइड है, तो हो जाता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और आपको शायद मैंने पहले भी बताया है कि अगर मुझे बेस पेयर पता हो और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड निकालना हो, तो क्या होता है, 2 इंटू में नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी बेस पेयर में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो का टोटल आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। एंड देन मैंने लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने के लिए भी आपको बताया था। सही बात है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो डीएनए के जो मेनली स्ट्रक्चर वाला पोर्शन था, वो हमने खत्म कर दिया। अब थोड़ी सी बात अगर मैं यही आरएनए की कर लूँ, यहाँ भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ यहीं अभी कर लेते हैं। ठीक। तो अगर मैं थोड़ी सी बात किसी कर लूँ आरएनए की, तो आरएनए आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें आरएनए की, तो आपको पता है सही बात। अगर हम बात करें बच्चे, तो इसके फर्स्ट पोजीशन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेट से एडेनिन नाइट्रोजन बेस हो गया। सेकेंड वाली पोजीशन पे जो चेंज होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है, OH, और इधर भी क्या होगा, H होगा। वहां दोनों साइड में वो एच होता था, मतलब OH नहीं होता था। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ वैसे OH और H होगा, और इस वाली पोजीशन पे क्या होता है, CH2, और इसके साथ कौन जुड़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा। अब आपको पता है ऐसे ही सिमिलर मेरे पास एक दूसरी, मतलब एक दूसरा स्टैंड भी होगा, और इस दूसरे स्टैंड के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये एक्चुअल में अटैच होता है किसके साथ, इसके साथ। तो ये फॉस्फोरिक एसिड, अगर हम बात करें वैसे तो सबसे पहले बीच में एक ऑक्सीजन होगा, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड होगा, और फिर ये oxygen होगा। सही बात। हाँ, आराम से थोड़ा। उसके बाद जो है, ये वाला जो बॉन्ड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अगर मैं यहाँ एडेनिन की जगह चेंज करूं, तो लो मैंने एडेनिन की जगह क्या लगा दिया, लेट से यूरासिल लगा दिया। एक चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ थाइमिन नहीं होता है। इसी के बाद मैंने इन दोनों की कॉपी कर ली, और इन दोनों की कॉपी करके इनको इधर जोड़ दिया। आपको पता ही है बॉन्ड कौन सा है, वो फॉस्फोडाइस्टर है। यहाँ से मैंने फॉस्फोरिक ग्रुप वाला इरेज किया, ये वाला इरेज कर देता हूँ, और इस पोजीशन पे आपको पता है ऑक्सीजन होगा, देन फॉस्फोरिक, एंड देन ठीक। ये भी बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर है। ये दो न्यूक्लियोटाइड बदल रहा हूँ मैं, यहाँ यूरासिल लगाया था, यहाँ ग्वानिन लगा दे रहा हूँ, और यहाँ यूरासिल के जगह क्या लगा दे रहा हूँ, साइटोसिन लगा दे रहा हूँ। ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और पॉलीमर किसका होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो आप लोग हेडिंग डाल डाल के क्या लिखोगे, आरएनए। अगर हम आरएनए की बात करें, तो ये पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है ये, पॉली राइबो
न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। ठीक, तो आज की क्लास बायो की बस यहीं तक। अब मेरे पास जो आगे का टॉपिक है वो क्या है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, बट क्यों मानते हैं और कैसे हमको पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। वैसे इस पूरे चैप्टर में टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन चारों में से एक एक्सपेरिमेंट हमेशा आपके पेपर में आता है, ये कंफर्म। 3 आएगा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, एक आएगा द प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में। टोटल 4 में से एक आएगा पेपर में। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों ही। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि जो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे किया हमने, पैट्रिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, एंड हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर बात? तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।